अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, पेज नंबर 63। अच्छा, सपोज करें हमारे पास कोई भी वाटर है, हॉरिजॉन्टल पाइप के अंदर है, और नॉर्मली पहले हमारे पास फ्लो कर रहा होता है और रास्ते में उसके कोई ना कोई वॉल आ जाती है, उससे वो स्ट्राइक करता है। तो इनिशियली जो उसकी हाँ जी। अच्छा, इनिशियली जो उसकी वेलोसिटी होगी वो v होगी, वो नॉर्मल वेलोसिटी से कोई भी वाटर होगा वो फ्लो कर रहा होगा। तो जब वो वॉल के साथ स्ट्राइक करेगा तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वो स्टॉप हो जाएगा। किसी भी वॉल के साथ या फिर किसी भी बैरियर के साथ स्ट्राइक करने के बाद वाटर फ्लो जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो हमने वही डिस्कस करना है कि क्या इफेक्ट होता है मोमेंटम पर और कौन सी फोर्स लग रही होती है उसके ऊपर, फोर्स की वैल्यू क्या होती है जब वाटर फ्लो ज़ीरो हो जाता है। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास होगी इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू वी फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि वो रुक गई है, वाटर जो है वो स्ट्राइक करने के बाद रुक गया है, इसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास होगी वी एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल वी फाइनल वेलोसिटी माइनस। मैम आवाज हाँ जी, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हाँ जी, पेज नंबर 63 है। चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करनी है। चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर देंगे। फाइनल वेलोसिटी हमने क्या निकाली है अभी अभी, वो हमारे पास जीरो है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी v, तो हमारे पास माइनस v आ गया चेंज इन वेलोसिटी। मास जो होगा वो हमारे पास होगा m, और अगर हमने चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है, चेंज इन मोमेंटम कैसे हम फाइंड करेंगे, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू डेल p इज इक्वल टू m डेल v। डेल v की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली है, माइनस v, इसलिए माइनस एम वी हो गया ये। जब हमने निकाली थी वो इम्पल्स वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी, यही पढ़ा था ना। तो अब वही वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है हमारे पास, एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी। चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या आई है, माइनस एम वी डिवाइडेड बाय टी। ठीक है,
अब हमें पता है जब हमारे पास वॉल पर वाटर जाके स्ट्राइक करेगा तो कोई ना कोई फोर्स वाटर भी वॉल पे एग्जर्ट करेगी, कोई ना कोई फोर्स वॉल भी वाटर पे एग्जर्ट करेगी। ये वो वाली फोर्स है जो वाटर एग्जर्ट कर रही है बॉल के ऊपर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आ रहा है माइनस। अब हमें पता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का कि एक्शन और रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट। की वजह से हम दोनों इतनी दूर गए। हाँ जी, अच्छा मैं क्या बता रही थी कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जब वॉल जिस तरह वाटर हमारे पास कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट कर रही है वॉल के ऊपर, इसी तरह कोई ना कोई फोर्स वॉल भी एक्सर्ट कर रही होगी वाटर के ऊपर। तो लेकिन फोर्स हमारे पास सेम होगी लेकिन हमारे पास जो उसकी डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी। इसका मतलब ये वाली फोर्स वो है जो वाटर एक्सर्ट कर रही है वॉल के ऊपर। अगर हमारे पास वॉल की निकालनी हो हमने तो हमारे पास सेम होगी लेकिन इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। डायरेक्शन ऑपोजिट होगी इसका मतलब वो पॉजिटिव एम बी डिवाइडेड बाय टी होगी, ठीक है। अच्छा, अगला हमारे पास एग्जांपल दी हुई है। इन्होंने कहा है कि वाटर फ्लोज फ्रॉम पाइप एट 3 kg/s एंड इट्स वेलोसिटी फ्रॉम, उसकी वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड से 0 तक है। अब इन्होंने कहा कि फोर्स फाइंड करें। सिंपली इसी फॉर्मूले के अंदर हम इस वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा आंसर। उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। पेज नंबर 64 पर देखें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। एक्सप्लोसिव फोर्सेस। अच्छा, एक बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि जब कोई भी एक्सप्लोसिव फोर्सेस, जब एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन मतलब जैसे कोई भी हमारे पास बॉम्ब है वो फट जाता है, तो जो मोमेंटम हमारे पास उससे पहले होगा वही मोमेंटम एक्सप्लोड होने के बाद उसके अंदर होगा। जैसे कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से आ रहा है, नीचे गिरता है और वो 2 स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक्सप्लोसिव फोर्सेस यहाँ पे एक्सप्लोड हुआ और वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया, लेकिन जो मोमेंटम इसमें फर्स्ट बॉल के अंदर था वही मोमेंटम हाफ हाफ हो जाएगा इन दोनों बॉल्स के अंदर, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों बॉल्स के मोमेंटम को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल जो मोमेंटम आएगा वो फर्स्ट बॉल का मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। अब यही आगे बताया हुआ एग्जांपल्स दी हुई है एक्सप्लोजन ऑफ शेल और अ बॉम्ब। अगर हमारे पास ये हमारे पास जैसे कोई बॉम्ब है, वो नीचे गिरता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद दोनों के अंदर अलग अलग जो मोमेंटम होगी उनको प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल मोमेंटम जो आएगी वो इक्वल होगी जो एक्सप्लोड होने से पहले थी, क्योंकि मोमेंटम जो है वो सेम रहती है एक्सप्लोजन के दौरान, ठीक है। इसकी फर्स्ट एग्जांपल है एक्सप्लोजन ऑफ शेल और बॉम्ब, ठीक है। इसमें यही बताया हुआ है शेल और बॉम्ब, इसमें बल्कि पिक्चर भी बनी हुई है आप लोगों की बुक्स में कि एक बॉम्ब ऊपर से आ रहा है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है लेकिन 2 पार्ट्स में डिवाइड तो हो जाता है लेकिन जो मोमेंटम फर्स्ट बॉल के अंदर होती है वही हाफ हाफ हो जाती है दोनों के अंदर एक्सप्लोड होने के बाद, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल दी हुई है फायरिंग ऑफ अ राइफल। फायरिंग ऑफ अ राइफल, जब हम किसी भी फायर करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा जब वो हम फायर करते हैं हम पीछे को पुश किए जाते हैं,
कोई भी हमने कोई गन पकड़ी हुई है और हम फायर कर रहे हैं। जब हम फायर करते हैं तो हम पीछे को पुश होते हैं और जो बुलेट होती है वो आगे को चली जाती होती है। इतना ज़्यादा प्रेशर लगता है हमारे पर कि हम पीछे को पुश हो जाते हैं। तो हमने फाइंड करना है कि क्या मोमेंटम उसके अंदर वो बुलेट के अंदर क्या मोमेंटम था और राइफल के अंदर क्या मोमेंटम का चेंज आया। ठीक है। अच्छा, मोमेंटम बिफोर फायर अगर मैं देखना हो, मोमेंटम बिफोर फायर, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, इनिशियल मोमेंटम जो होगा वहाँ पर जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो वहाँ पर जीरो होगी, क्योंकि एट रेस्ट पर थे ना, तो v हमारे पास जीरो होगी इनिशियल। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम भी हमारे पास जीरो होगा, बुलेट का भी और राइफल का भी। दोनों रेस्ट पर है शुरू में, तो इसलिए दोनों की जो हमारे पास मोमेंटम है और वेलोसिटी है वो जीरो है। इसकी वजह से दोनों बोथ मोमेंटम बोथ बुलेट एंड राइफल आर एट have zero momentum and zero velocity because they are at rest. Both bullet and rifle. ठीक है। अब आगे मोमेंटम आफ्टर फायर जो हमने फाइंड करना है। अब कोई ना कोई मोमेंटम तो उसका राइफल का भी होगा, कोई ना कोई मोमेंटम उसके अंदर भी आ गया होगा, बुलेट के अंदर भी। अब हमारे पास जो बुलेट का होगा मोमेंटम वो होगा एम वी, स्मॉल एम और स्मॉल वी। और इसी तरह मोमेंटम जो हमारे पास होगा राइफल का वो होगा कैपिटल एम एंड वी डैश। ठीक है। दोनों को बस एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट करने के लिए हमने कैपिटल लिखा है, क्योंकि मतलब देखे जैसे उसका मास ज़्यादा होता है राइफल का, इसलिए हमने कैपिटल एम लिख दिया, और बुलेट का मास कम होता है इसलिए हमने उसके लिए स्मॉल एम लिख दिया। एक के लिए वी वेलोसिटी लिख दी, एक के लिए हमने वी डैश वेलोसिटी लिख दी। दिस इज फॉर बुलेट एंड दिस इज फॉर राइफल। ठीक है। अब हमारे पास फाइनल मोमेंटम क्या आएगा अगर इन दोनों को प्लस करें तो? फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी प्लस कैपिटल एम वी डैश। ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन रिमेन आर इक्वल टू ईच अदर। मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आर इक्वल टू ईच अदर, हमें पता है ना। अब हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे इसके ऊपर। तो क्या है हमारे पास पहले हमारे पास क्या है, ये बिफोर कोलिजन हमारे पास या फिर बिफोर फायर हमारे पास मोमेंटम था वो था जीरो, और आफ्टर कोलिजन हमारे पास क्या आया है एम वी डैश प्लस एम वी। यहाँ से अगर हमने वी डैश मतलब वेलोसिटी ऑफ राइफल फाइंड करनी है तो उसको हम साइड पे कर लेंगे, उसको एक साइड पे ले जाते हैं। एम वी डैश इज इक्वल टू माइनस एम वी, वी डैश इज इक्वल टू माइनस एम वी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी ऑफ राइफल आफ्टर फायर। ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रॉकेट propulsion।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रॉकेट प्रोपल्शन, पेज नंबर 65। अच्छा, रॉकेट प्रपल्जन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल उसका क्या है? इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक ये है कि उसके अंदर मोमेंटम कंजर्व रहती है। सेकेंडली जो दूसरी बात होती है रॉकेट प्रपल्जन के अंदर, वो होती है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या थी? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है। जब हमारे पास कोई भी रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है तो उसके अंदर हमने, शायद आप लोगों ने किसी मूवीज वगैरह में देखा हो या फिर कभी सुना हो, कभी न्यूज में देखा हो, जब ऊपर की तरफ मूव करता है तो उसके अंदर बहुत सारी जो बर्निंग गैसेस होती है। पेज नंबर 65 है। अच्छा, जब ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है तो बहुत ज्यादा गैसेस बर्न हो रही होती है, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। बहुत ज्यादा प्रेशर वो अगेंस्ट ग्रेविटी जाने के लिए अर्थ के ऊपर एक्सर्ट कर रहा होता है। हमें पता है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है। तो इसीलिए रॉकेट को, एक तो रॉकेट का हमारे पास मास बहुत ज्यादा होता है, सेकेंडली अगेंस्ट ग्रेविटी जाना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्यूल रिक्वायर होता है और हमें इसका मास भी कम करना होता है। कई दफा आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि जब रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा होता है, उसके कुछ पार्ट्स जो होते हैं आहिस्ता आहिस्ता उतर उतर के गिर रहे होते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि जब वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा होता है, उसको बहुत ज्यादा कम मास चाहिए होता है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी चाहिए होती है ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो जो पार्ट्स गिर रहे होते हैं, वो हर पार्ट के अंदर आप समझ ले फ्यूल रखा होता है उन्होंने, मतलब इतना फ्यूल बर्न हो गया। जैसे इन्होंने ना, ये हमारे पास रॉकेट है, ये इन्होंने पार्ट्स बनाए होते हैं। जैसे इसमें पहला पहले ये वाला फ्यूल बर्न हो गया, ये वाला हमने पार्ट छोड़ दिया। अगला फ्यूल बर्न हो गया, ये वाला पार्ट छोड़ दिया, अलग हो जाते, डिटैच हो जाते रॉकेट से। फिर अगला पार्ट का फ्यूल बर्न हो गया, वो भी डिटैच हो गया। बस इतना सा फिर रॉकेट रह जाता है जो कि हमारे इसकी स्पेस के अंदर जाता है और अर्थ से बाहर, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल को मतलब ओवरकम करके स्पेस में जा सकता है। क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कम मास चाहिए होता है जो कि जा सके, और वेलोसिटी उसकी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है। जितना जितना कम मास होगा, जितना, जैसे हमें पता नहीं, जितना हल्का बंदा होता है, जितना हल्की चीज़ होती है वो उतना ज़्यादा फास्टली मूव कर सकती है, जितनी भारी चीज़ होती है वो उतना स्लो मूव करती है। अच्छा, उसके बाद ये कि वर्किंग प्रिंसिपल में उसका हमारे पास यही आ गया। वर्किंग प्रिंसिपल पल में हमारे पास आएगा एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ऑफ मोमेंटम, एंड सेकेंडली जो हमारे पास क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये भी थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन, ठीक है। आगे प्रोपल्जन आ जाते हैं। प्रोपल्जन के अंदर भी हमारे पास यही वाली बात की हुई है कि जब ऊपर जा रहा होता है तो बहुत ज़्यादा बर्निंग गैसेस इजेक्ट हो रही होती है और फ्यूल बर्न हो रहा होता है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है प्रोपल्जन में। प्रोपल्जन में बर्निंग ऑफ गैसेस या फिर बर्निंग ऑफ फ्यूल, हाई वेलोसिटी। आगे हमारे पास फ्यूल कौन सा यूज होता है? फ्यूल हम यूज करते हैं सॉलिड और लिक्विड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फ्यूल जो यूज होता है रॉकेट के अंदर वो होता है सॉलिड और लिक्विड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेकेंडली
मैंने अभी बात बताई कि 80% जो मास होता है रॉकेट का वो फ्यूल पर कंसिस्ट कर रहा होता है। मास और रॉकेट का 80% मास जो होता है वो फ्यूल पर कंसिस्ट कर रहा होता है। 80% कंसिस्ट ऑफ फ्यूल। ठीक है। एक टिपिकल रॉकेट के अंदर 10,000 किलोग्राम पर सेकंड जो होता है फ्यूल कंज्यूम होता है। मतलब एक सेकंड के अंदर 10,000 केजी फ्यूल बर्न हो रहा होता है। एक सेकंड के अंदर 10,000, एक टिपिकल रॉकेट के अंदर 10,000 किलोग्राम पर सेकंड फ्यूल जो होता है वो बर्न हो रहा होता है। ठीक है। और उसकी वेलोसिटी होती है नियरली 4,000 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में वो 4,000 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा होता है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट हमने फाइंड करनी है। उसके लिए पहले हमें पता चले कोई ना वो गैसेस का भी कोई ना कोई मास होगा और वेलोसिटी होगी। इनिशियल मोमेंटम ऑफ गैसेस होगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ गैसेस होगा, चेंज मोमेंटम ऑफ गैसेस हम फाइंड करेंगे। अच्छा, टू फाइंड acceleration of rocket, mass of gases। बस ये टॉपिक कवर कर लो, उसके बाद मैं आपकी अटेंडेंस लेती हूँ। अच्छा, मास ऑफ गैसेस हमारे पास है m डैश, वेलोसिटी ऑफ गैसेस इज v, इनिशियल मोमेंटम हमारे पास 0 होगा क्योंकि इनिशियली तो वो दोनों जो मास है जो गैसेस हैं और जो मोमेंट रॉकेट है वो दोनों रेस्ट पर है, इसलिए उन दोनों का मोमेंटम हमारे पास 0 होगा। सो इनिशियल मोमेंटम, नजर नहीं आ रहा साहब। मैं आपको यानी पिक्चर्स भेजूंगी। वैसे आपने कहा था कि सॉलिड लिक्विड हाइड्रोजन यूज होता है, यहाँ तो हाइड्रोजन एंशन ही नहीं, एंशन क्या मेंशन नहीं है। आप लिख के बता दो इधर। हाइड्रोजन। अब बुक के अंदर कह रही है कि मेंशन नहीं है। यस मैम, बुक का कह रही हूँ, बुक में हाइड्रोजन मेंशन नहीं। आप चलिए सिर्फ ऑक्सीजन लिख लेते कि हाइड्रोजन भी यूज होती है। आप कभी आप नेट पे सर्च करके देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों यूज होती है। आप नेट पे सर्च करके देख लो बेशक। बुक वालों ने सिर्फ ऑक्सीजन लिखा, आप बेशक ऑक्सीजन लिख लेना सिर्फ, लेकिन अगर ऑक्सीजन आप नेट पे सर्च करो तो दोनों चीजें यूज होती है। ठीक है। भी है, आपकी बात ना बहुत रुक रुक लिक्विड भी के आ है रही है। और ईशा नजीर, आपकी आवाज बहुत रुक रुक के आ रही है। सॉलिड भी है। अच्छा, इनिशियली जो मोमेंटम होगा वो 0 होगा और फाइनल मोमेंटम हमारे पास होगा m डैश v। और चेंजिंग मोमेंटम हम कैसे फाइंड करते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम।
m-v माइनस 0, हमारे पास आ गया m-v। और हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू m-v डिवाइडेड बाई t। यहाँ से m-t इज इक्वल टू m-v। m हमारे पास क्या है? m हमारे पास मास है जो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर वो मास है जो गैसेस इजेक्ट कर रही हैं। गैसेस का कोई m डैश हमारे पास गैसेस का मास था। गैसेस कोई ना कोई इजेक्ट हो रही है और किसी न किसी टाइम के अंदर इजेक्शन हो रही है। उस जो इजेक्शन होने के बाद जो मास बच रहा है वो हमारे पास इज इक्वल है m के। और दूसरा हमें पता है F इज इक्वल टू ma। ma हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन है। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। m a इज इक्वल टू m v, यहाँ से एक्सेलरेशन साइड पे कर लेते हैं m v डिवाइडेड बाय m। ये एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट हमारे पास आ गई। ठीक है, ये हमारे पास मास ऑफ रॉकेट है, ये हमारे पास मास ऑफ गैसेस है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ गैसेस एंड दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट। ठीक है, इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हम कल डिस्कस कर लेंगे दोबारा। अभी आपकी अटेंडेंस लेने लगी हूँ।